जो आर्टिकल का आपको जिक्र किया 29 और 34, उसके मुताबिक कि जिस एरिया को भी चाहे जो लीज्ड आउट हुए हों उसकी मिल्कियत गवर्नमेंट को दी जा सकती है। फिर स्ट्रेटेजिक माइंस का भी मैंने आपको जिक्र किया, ये दो शिक इंतहाई ख़तरनाक है। फिर कोड ऑफ लॉ में अपील न कर सकने वाली शिक भी इंतहाई ख़तरनाक है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिससे हम जिसकी मुखालफत भी करेंगे और ये मुनासिब भी नहीं है। साथ में कोई मैकेनिज़्म भी नहीं बनाया हुआ है कि लोकल्स के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या मैकेनिज़्म है, या जो लोकल माइनर्स हैं उनको किस हद तक। तो ये भी बतला दूं कि उस एक्ट के बाद लोकल जितने माइनर्स हैं, मैं बता दूं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, लोकल छोटे माइनर्स को, कि आपका वहाँ पे काम करना गैर कानूनी बनेगा। यानी जब तक आप लीज़ के और उस प्रोसेस से, उस एक्ट के अम्ब्रेला के नीचे से जब तक नहीं गुजरेंगे, तब तक मेरे अपने पहाड़ पे मेरा अपना कोई गरीब आदमी जाके वहाँ माइनिंग भी नहीं कर सकेगा। ये वो ख़तरनाक पहलू और वो ख़तरनाक बातें हैं जिसके बाद यकीनन आवाम में तशवीश भी ज़्यादा पैदा होगी और आवाम के एतमाद को भी ठेस पहुँचेगा और आवाम का भी नुकसान होगा। मेरे पहाड़ पर किसी को इजाज़त नहीं हो सकती कि वो मुझे रोके और गैर कानूनी करार दे दे माइनिंग करने को। पहली बात तो ये कि हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन था। हर 3 साल के बाद दस्तूर के मुताबिक नए सदर का इंतखाब होता है और इलेक्टोरल कॉलेज जो है अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए नए सदर का इंतखाब करते हैं, जिसमें अज़ला और सूबाई अरकान वोट के अहल होते हैं। तो हमारे इलेक्टोरल कॉलेज ने भारी अक्सरियत से मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साबिक़ सदर आगा अली रिजवी को, मुजाहिद मिल्लत को, आइंदा 3 सालों के लिए सदर मुंतखब किया। तो इस इलेक्शन के प्रोसेस की शफाफियत को मलूज़ रखते हुए, नज़र रखते हुए, यकीनन इलेक्शन कमीशन का, मजलिस का अपना एक रोल होता है और आम नोटेबल्स को, साफ़ियों को भी प्रॉपर एक्सेस दी जाती है। बूथ में पोलिंग के अलावा तमाम प्रोसेस कैमरे के सामने होता है। तो यकीनन आगा अली रिजवी गिलगित बल्तिस्तान के महरूम मज़लूम आवाम की एक बड़ी और जानदार आवाज़ है और तमाम तहरीकों में पेश रहने वाली शख्सियत है और गालिबन वाहिद मजहबी सियासी जमात की क़यादत है जो हमेशा आवाम के साथ सड़कों पर रहती है और हमेशा तहरीकों को लीड करती है। ड्राइंग रूम से निकल कर सड़कों पर, चौक चौराहों पर और आवाम के दरमियान रहकर आवाम का क़ज़िया लड़ने वाली सबसे तवाना और मजबूत शख्सियत है। उनको भी मुबारकबादी पेश करते हैं और फिर आवाम को भी कि आपको एक दफ़ा फिर ऐसी क़यादत नसीब हुई जो मुतदय्यन भी है, शुजा भी है, बाबसीरत भी है, कमिटेड भी है और कैपेबल भी हैं। दूसरी बात, आपने मिनरल्स और माइंस के हवाले से जो बात की, वजाहत इसमें 2 चैप्टर है। एक चैप्टर जीबी चैप्टर है, दूसरा फेडरल चैप्टर। जीबी चैप्टर के हवाले से आपको मालूम है कि जीबी कंसेशन, मिनरल्स एंड माइंस कंसेशन रूल जो 2016 में अप्रूव हुआ था, अगरची उस रूल को सेकंड कोई एक्ट नहीं करता था, लेकिन टेम्परेरी बेस पर डिपार्टमेंट की तरफ से शायद उस वक़्त के वज़ीर आला को एतमाद में लिया गया हो या ना लिया गया हो, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है उस वक़्त उनको एतमाद में लिया गया था। तो वो रूल चल रहा था, उस रूल पे हमारे जितने लोकल माइनर्स हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स के और आवाम के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसमें पहला तहफ़्फ़ुज़ ये था कि मैकेनिज़्म प्रॉपर नहीं थी और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका शेयर डिटरमिन नहीं था प्रॉपर, और फिर मैकेनिज़्म भी प्रॉपर डिटरमिन नहीं था। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने का एक अच्छा ज़रिया था, जबकि लोकल का इस्तेहसाल इस रूल्स के तहत होता था। तो ये एक जीबी चैप्टर है जिसमें अमेंडमेंट प्रपोज़ की 11वें इजलास में मौजूदा कैबिनेट के, उस इजलास में और 14वें इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी देकर गज़ट नोटिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान में शाया हो गया और फिर ऑनलाइन लोगों ने अप्लाई भी किया और सैकड़ों लोगों को, जो लोकल नॉन लोकल दोनों हैं, लीड्स जो है अवार्ड कर दिए गए हैं। और मज़े की बात यह है, इस रूल में अमेंडमेंट और इस रूल में अमेंडमेंट के दौरान ना असम्बली को एतमाद में लिया गया और ना तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया, जिसका एक बैन सबूत अमजद एडवोकेट साहब है, जिसकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और वो सदारत पर होने के बावजूद उनको नहीं पता था और पीछे से अमेंडमेंट मंजूर भी, अप्रूव भी हो गई है। और एक और शख्सियत है, मिनिस्टर हैं, वो आवाम के दरमियान जाकर ये ऐलान करता है कि हम किसी मिनरल्स पास पॉलिसी को तस्लीम नहीं करते, लेकिन उनके ही काबिना इजलास में अप्रूव भी हो गया। ये जीबी चैप्टर है। दूसरा है फेडरल गवर्नमेंट का चैप्टर। तो आज़ाद फेडरल गवर्नमेंट ने एक एक्ट जीबी को थमा दिया है, वो एक्ट जीबी असम्बली को रवाना कर दिया गया है और गालिबन यहाँ पहुँच चुका है ज़िम्मेदारान को। और मिनरल्स एंड माइंस के हवाले से जिसको ज़िम्मेदारी दी गई थी, जिन पर
جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے یا مذہبی جماعت سے نہیں ہے، نہ مذہبی سیاسی جماعت سے ہیں، ان کے بقول اس مجوزہ ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی اور عوام کی امنگوں کے مطابق اس کو بنایا جائے گا۔ میں سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی پنجاب کا بندہ یا سندھ کا بندہ یا بلوچستان کا کوئی بلوچی یا پنجاب کا پنجابی گلگت بلتستان کے پہاڑوں اور یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی کے حوالے سے، یہاں کی کلچر کے حوالے سے، یہاں کے عوام کی نفسیات کے حوالے سے، یہاں کی نارمز اینڈ کلچر کے حوالے سے اور یہاں کی جو کسٹمری لا کے حوالے سے وہ کیا واقفیت رکھتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں جو بند کمروں میں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گلگت بلتستان کی معدنیات پر ایکٹ بنائیں اور ہمارے اوپر امپوز کریں اور پیچھے سے ڈنڈا دینے کی کوشش کریں اور یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہم نے اس کو پاس کرانا ہے؟ اور اس میں اس میں کچھ ایسے ہیں جو اس کی وکالت کر رہے ہیں، اس ایکٹ کی وکالت کر رہے ہیں۔ اس ایکٹ کے آرٹیکل 29 اور آرٹیکل 34 اور 29 کو اگر پڑھ لیں تو اس کے مطابق کوئی بھی لیز شدہ جو ایریا ہے وہ گورنمنٹ کسی بھی وقت بغیر کسی وجہ کی اپنی تحویل میں لے سکتا ہے۔ تحویل میں لینے کے علاوہ کسی کو کورٹ میں اپیل کرنے کا بھی حق نہیں ہے، کورٹ آف جسٹس میں۔ یہ ایک خطرناک چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹرم کا استعمال کیا گیا جس اسٹریٹجک ایسٹس کہا جاتا ہے، جس ایریا کو اسٹریٹجک منرلز یا مائنز ڈکلیئر کریں تو وہ گلگت بلتستان کے عوام اس ایریا کے حق کے حاکمیت سے یا ملکیت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں، میری جماعت، میری قیادت کی طرف سے وہ یہی ہے کہ گلگت بلتستان کی معدنیات یہاں کے عوام کی ہے، یہاں کے پہاڑ یہاں کے عوام کے ہیں، یہاں کی زمینیں یہاں کے عوام کی ہیں۔ اگر کوئی لا، ایکٹ، رولز بنانے کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم خود بنائیں گے۔ ہم اپنے سٹیک ہولڈرز کو، ہم اپنے لوکل مائنرز کو اور ہم اپنی کمیونٹی کو اعتماد میں لے کر اگر انویسٹر کو لانا ہے تو ہم خود بنائیں گے، ہم خود کمپوز کریں گے، ہم خود اپنے حقوق کو پریزرو کرنے کے بعد پھر انویسٹر کو لے آنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت کسی انٹرنیشنل انویسٹر کو یہاں لے آنا انتہائی خطرناک بات ہے، کیونکہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ یہاں ہے نہیں، عوامی مینڈیٹ کے ساتھ گورنمنٹ ہے نہیں، اور خاص کر وزیر دفاع کا امریکن کے ساتھ بیٹھنا اور معدنیات پہ بات کرنا تو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس بفر زون میں انتہائی جیو اسٹریٹجک اہمیت کے حامل اس خطے میں امریکنز کی مائننگ کی طرف آنے کی باتیں، امریکن انویسٹرز کی یہاں پہ آنے کی باتیں انتہائی خطرناک اور خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمارے سامنے افریقائی ممالک بھی ہے، وینزویلا بھی ہے، افغانستان بھی ہے، عراق ہے، کویت ہے اور دیگر وہ ایریاز جو پوٹینشلی انرچ ہے، ان کے عاقبت بھی ہمارے سامنے، ان کا حال بھی ہمارے سامنے ہے، اور امریکہ جہاں پہ قدم رکھتا ہے ان ممالک کا حال بھی ہمارے سامنے ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا تمام مقتدر حلقوں سے، طاقتوں سے، حکومتوں سے، حکمرانوں سے کہ منرلز، مائنز کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے یہ وہ ٹائم نہیں ہے، حساس موقع ہے۔ اس صورتحال میں آپ کوئی ایسی مس ایڈونچر نہ کریں جس کے نتیجے میں عوام سراپا احتجاج ہو، ایجیٹیشن ہو، اور یقیناً ہم ایسے کسی ایکٹ کو پاس کرنے نہیں دیں گے، ایسے کسی رول کو یہاں پہ امپوز کرنے نہیں دیں گے جو عوام کے حقوق سے، امنگوں سے متصادم ہو۔